फ से फैंटम नहीं, ये कौन सा है? फांसीवाद। अच्छा, ये थोड़ा जटिल चीज है फांसीवाद, मतलब ये साधारण चीजें नहीं हैं, क्योंकि फांसीवाद को समझना बहुत हद तक टेढ़ी खीर इसलिए रहता है क्योंकि फांसीवाद का अर्थ क्या होता है, फांसीवाद काम कैसे करता है, इसको लेके हमारे पास बहुत सारी जानकारियां नहीं हैं। पूछिए क्यों? ऐसा क्यों होता होगा कि बहुत सारी भाई लिखा तो इतना किसी ने हिटलर पे, हिटलर पे तो लोग लिखते ही आए हैं, है कि नहीं? इतना ज्यादा लेखन के बावजूद हम कह रहे हैं कि फांसीवाद के बारे में बहुत अधिक जानकारियां हमें देखने को नहीं मिलती। तो एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए ना कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, कोई तो कारण होगा, है? हमें यह पता लगता है कि जैसे जैसे आप फांसीवाद को समझना चाहते हैं, पहला सहमति विचारकों के बीच में इस बात पर बन ही नहीं पाता कि फांसीवाद कोई विचारधारा है भी कि नहीं, है ना? एक ये सबसे बड़ी समस्या बन के उभरा है कि क्या हम फांसीवाद को एक विचारधारा के रूप में माने। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि यदि आप इसको एक विचारधारा के रूप में मान रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, ये निकलेगी कैसे, है ना? मान लीजिए अगर यही बोला जाए कि हाँ ये एक विचारधारा है, तो हम इसे किस प्रकार से समझें, है ना? एक और चीज जो फांसीवाद को लेके, मतलब जब मैं इसके बारे में कभी भी कॉलेज में पढ़ाता था या कहीं भी पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा इस बात को लेकर थोड़ा परेशान रहता हूँ कि हिटलर और मुसोलिनी में भी जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फांसीवादी कहते हैं। जमीन आसमान का फर्क इस रूप में, दोनों बहुत कमाल के दोस्त हैं, लेकिन मुझे मुसोलिनी ज्यादा फांसीवादी नजर आता है और हिटलर कम फांसीवादी नजर आता है। हिटलर का तो अलग ही लेवल था, उसका विचारधारा, वो बोलता था कि हम लोग फासिस्ट हैं, लेकिन दिलचस्प रहा है ना? इतना ही नहीं, इसे समझते हुए बहुत सारे विचारधाराओं ने भी अपने अपनी धारणा को प्रस्तुत किया है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल युद्ध के समय ही पैदा हो सकता है, क्योंकि देखो ध्यान करो, फांसीवाद कब आ रहा है? 1919 में ये पार्टियां बन रही हैं, जर्मनी में भी और इटली में भी। प्रथम विश्व युद्ध कब से रहा है ना? फांसीवाद का अंत कब हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ इसका अंत हो जाता है। तो एक हमें नजर आता है कि कहीं ना कहीं फांसीवाद किससे जुड़ा होता है? युद्ध के एक विचार से जुड़ा होता है ना? और दिलचस्प ये है कि फासिस्ट, मतलब इनका जो सिंबल होता था, आप देखिएगा, जब कभी आप किसी लकड़ी के बंडल को देखते हैं ना, वो फासिस कहलाता है। रोमन समय में फासिस बोलते थे उसको, और उससे कुल्हाड़ी, तो फांसीवादियों का चिन्ह भी ये होता था। यानी ये भी अपने अतीत को सीधा खोज रहे हैं रोमन साम्राज्य में कि भाई हम तो बहुत समय से मौजूद रहे हैं, है ना? अब देखिए इसको हम कैसे समझें। इनके भाषणों को अगर आप देखेंगे तो एक जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा इसे समझने का, कि आप फांसीवाद को सबसे पहले एक जन आंदोलन की तरह समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप इस बिंदु को पकड़ लें तब आप फांसीवाद को एक विचारधारा के रूप में समझ पाएंगे। ये एक जन आंदोलन था। इसीलिए मैं और मेरे जैसे कई सारे जो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, कुछ लोग उसमें शिक्षक हैं और कुछ लोग उसमें बुद्धिजीवी हैं, हम लोग का ये मानना होता है कि फांसीवाद अभी भी जिंदा है। क्योंकि देखो, अगर जन आंदोलन हुआ तो इसका मतलब है कि जन आंदोलन हर बार मुद्दे के साथ धीरे धीरे आता है। एक और बात मैं यहीं पर सीधा बता देना चाहता हूं कि फांसीवाद में जितने उदाहरण आएंगे कि कैसे फांसीवाद काम करता है, उसका मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि क्या इसे आप लोग अभी कहीं देख रहे हैं, ऐसा मेरा कुछ भी कहने का मंतव्य नहीं है। वो आपका दिमाग होगा कि आप लोग ऐसा पढ़ पाए। मेन काम यह है कि मेरी नज़र में इस समय पर फांसीवादी आंदोलन, जिन्हें हम नव फांसीवादी कहते हैं, आज के समय पे क्या चल रहा है? नव फांसीवादी एक चिंतन चल रहा है। मेरा यह मानना है कि नव फांसीवाद आज के समय पर यूरोप में फिर से अपनी जड़ों को पसार रहा है। जैसे अगर आप जर्मनी जाएंगे तो वहां पर बहुत कमाल का एक तर्क दिया जाता है। जर्मनी में भी और अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे लोग जिंदा हैं जो इस तरह का तर्क देते हैं। वो बोलते हैं कि क्या आप युद्ध जीते,
द्वितीय विश्व युद्ध में वो एक तर्क क्या देते हैं कि क्या आपने युद्ध को जीता है? तो बताओ अमेरिकी क्या बोलेंगे? युद्ध को जीता है, यही बोलेंगे ना वो लोग, हैं? सच बताओ, पक्का यही कहेंगे? फांसीवादी कहते हैं आपने युद्ध नहीं जीता, हिटलर युद्ध हार गया। ठीक है, फांसीवादी क्या बोलते हैं? आपने युद्ध नहीं जीता, हिटलर युद्ध हार गया। जैसे मुझे अच्छे से पता है, हम जर्मनी में बैठे हुए थे और एक नव फांसीवादी व्यक्ति के साथ ही खाना खाना था रात में। अब मीटिंग थी, अब खाना था, पढ़ाई की बातें चल रही हैं, एक सीज़न है और उनसे बातचीत होने लगा। उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका युद्ध जीता और जर्मनी हार गया? तो मैंने बोला हाँ हुआ तो यही। तो बोले नहीं नहीं, अमेरिका एलाइड पावर्स युद्ध नहीं जीते, हिटलर हार गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका वो जो जन आंदोलन का जो चरित्र है ना, वो इनके मन में आज भी जीवित है। अब ये है क्या? देखिए, सबसे पहला आप इसको समझेंगे तो एक शब्द है जिसे हम इटालियन शब्द कहलाता है, वो फासिस। ठीक है, एक इटालियन मूल का शब्द है जिसे क्या कहा जाता है? फासिस, है ना? इसको ऐसे लिखते हैं, FASCES, फासिस। ठीक है, इसे भी आप समझ लीजिए, इसे हम लोग अंग्रेजी में FACSISM कहते हैं। तो समझ जाओ कितनी ज्यादा समानता इसमें है ना? फासिस। और जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं तो ये है क्या? एक बंडल ऑफ रॉड्स कहलाता है ये, मतलब एक लकड़ियों का एक बंडल, गुच्छा, जिसमें एक ब्लेड हो। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा सा बनेगा, खूब सारी लकड़ियां ऐसे हों एक साथ। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? लकड़ियां हैं, है ना? और इसी में आपके पास एक इस तरीके से एक ब्लेड हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इन लोगों का सिंबल है। समझे? मतलब कि आप देखिए, अगर आप इस सिंबल को समझना चाहें तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एक साथ आ जाते हैं तो आप एक कुल्हाड़ी की तरह होते हैं, ताकतवर होते हैं, है ना? एक तरफ मान लीजिए आपके पास लकड़ी का एक गुच्छा है ना? और फिर ये ब्लेड है, ये क्या बन जाता है एक साथ आके? एक प्रकार की कुल्हाड़ी हमारे लिए ये बन के आती है। मतलब जब आप एक साथ आ जाएं तो आप बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, कोई आपको हरा नहीं सकता। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें हम व्यक्ति हैं, हम सब अनुपम हैं, अलग हैं, इन बातों को सेकंड माना जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? एकता, है ना? एक हो तुम सब लोग, या अंदर के अंतरों को भूल जाओ। सबसे पहले बात करो कि हम सब क्या हैं? हम सब इटालियन हैं, हम सब जर्मन हैं, है ना? इसके आगे मैं नहीं बोलना चाहूंगा, वरना आप लोग 10 तरह की बातें उसमें जोड़ लेंगे। और कायदे से ये इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। जो रोमन मजिस्ट्रेट होते थे, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं रोमन मजिस्ट्रेट, तो रोमन मजिस्ट्रेटों का ये प्रतीक हुआ करता था। अब देखो, प्रतीक तो ऑनलाइन है, ठीक है? रोमन मजिस्ट्रेटों का ये प्रतीक हुआ करता था। तो आप समझ पा रहे हैं कि फासिस्ट अपने आप को परंपरा से बड़ा जोड़ कर चल रहे हैं, है ना? एक धारणा तो ये बनती है कि फासिस्ट क्या कर रहे हैं? अपने आप को परंपरा से जोड़कर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फासिस्ट कुलीन तंत्र के पक्ष में नहीं थे, अभिजन वर्गों के पक्ष के शासन के पक्ष में नहीं थे। तो ये मत सोचना कि परंपरा से जोड़कर चल रहे हैं तो ये लोग राजतंत्र, राजाओं और इनके बारे में बड़ा अच्छा अच्छा सोचते होंगे। इनका ये भी मानना नहीं था। इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसे दिमाग में क्या रखना? जन आंदोलन की तरह देखने का प्रयास करना। आप लोग हैरान होंगे, मैं आपको एक, ये बहुत कालजयी पुस्तक है फांसीवाद पर, और इसमें जिस व्यक्ति ने लिखा है, इसकी सीमाएं भी हैं क्योंकि इस पुस्तक को एक मार्क्सवादी चिंतन से लिखा गया है, तो वो सीमाओं को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए क्या बता रहे हैं। हिटलर के साथ सबसे पहले उनके 6 अनुयायी थे। ठीक है, सो द टचिंग स्टोरी ऑफ हिटलर एंड हिज फर्स्ट 6 डिसाइपल्स, द स्टोरी ऑफ हाउ ज्वाइंटली दे फाउंड अ पार्टी। ये कहानी है कि किस तरह से उन लोगों ने सीधा एक दल बनाया। हिटलर और 6 लोग, कितने हुए टोटल? 7। हमारे न्यायपालिका में भी शुरुआत में 7 ही थे, हैं?
और ये 7 से बन जाते हैं 1 लाख, 1 लाख से ये बन जाते हैं 6 लाख, 6 लाख से ये बन जाते हैं 30 लाख, और 30 लाख से बनते हैं 40 लाख, और फिर पूरी जर्मन समाज। 7 लोग से लेकर पूरे जर्मन समाज के ऊपर एक प्रकार का विचार आना, ये कोई मामूली बात नहीं है ना। सोचिए कोई पार्टी 7 लोगों से, कायदे से हिटलर जो है 6 लोगों के साथ जा रहा है, 7 लोग बन जाते हैं, और ये सब कब हो रहा है, ले दे के 10 वर्षों में ये हुआ है। 7 से लाख, लाख से 6 लाख, 6 लाख से 30 लाख, 30 लाख से 40 लाख, ले दे के पूरा का पूरा काम 10 वर्षों में संपन्न हुआ है। ये आपको एक प्रश्न डालता है कि इतना तेजी से आग की तरह हवा कैसे फैल गई, है ना। एक तो ये प्रश्न आना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप इटली की बात करें तो बताते हैं कि इटली के ड्यूस कहलाता है वो, जो वहां की संसद थी, ड्यूस में जो फांसीवादी थे ये ले देकर 145 थे, ठीक है। 145 से आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग मेजोरिटी पहुंच जाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। और ये भी कब हो रहा है, ले दे के आपका 10 साल में ही इसको भी काम किया जा रहा है ना। ये बहुत अच्छी किताब है जिसमें डेटा हमें मिलता है। इस पुस्तक का इस्तेमाल मैं 2 क्लासेस में आपकी करूंगा। इतना ही नहीं, फांसीवाद शब्द को यदि आप खोजेंगे तो सबसे पहले इटली में इसका इस्तेमाल हुआ, और इसका राजनीतिक प्रयोग, पहले ये बैंड के लिए होता था कि हम फासिस्ट हैं, फासिस्ट बैंड है। इसका राजनीतिक प्रयोग सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया, जिसे हम बोलते हैं फांसीवाद का एक प्रकार से प्रयोग करना कि हम सब फांसीवादी हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले जिन्होंने किया उनका नाम क्या था, मुसोलिनी, ठीक है। इटली में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहां से आगे बढ़ के एक और व्यक्ति जन्म लेते हैं जर्मनी में, जिनका नाम है एडोल्फ हिटलर, है ना, एडोल्फ हिटलर। और वो भी इस शब्द का प्रयोग अपने लिए करने लगते हैं। उनको एक और नाम दे दिया गया जो कई प्रकार से, पश्चिम से भी वो नाम आया था। आप उन लोगों को एक और नाम से जानते हैं, नाजीवादी, ठीक है, नाजिज्म, है ना। लेकिन कायदे से ये है क्या, फांसीवादी है। ये फासिज्म का ही एक प्रकार का भाग है। पहला तर्क तो आपको ये दिमाग में रख लेना है। इतना ही नहीं, एक और चीज है, जब आप इनको समझने का प्रयास करते हैं तो ये लोग कायदे से संसदीय दल और थोड़ा हुड़दंगी टाइप के लोग थे। जैसे सड़क पर पीट देना किसी को, जो हमारी बात नहीं मान रहा उसको धर देना, उसके ऊपर गाल पे 3-4 हैं। संसद में बात नहीं चल रही है तो उठा पटक करके तोड़ देना। मतलब आप इनको देखेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग बड़े ही गुंडे किस्म के लोग होते हैं, सही में हुड़दंगी टाइप होते हैं ये, ठीक है। झुंड में आएंगे, पीट के चले जाएंगे, हुड़दंगी। मतलब बुद्धि का प्रयोग नहीं करना इनको। इनसे आप कहेंगे थोड़ा सोच लो, नहीं हम नहीं सोचेंगे, है ना। इनसे को हम सोच के आए हैं। मतलब सही में कभी कभी देख के लगता है कितना मूर्ख है ये आदमी कितना मूर्ख है कि इसको पता नहीं है क्या करने जा रहा है। इतना ही नहीं, ये मर मिटने को तैयार होते हैं। मतलब अगर इनसे आप कहें कि अच्छा वो बच्ची है, वो यहूदी है, उसके माँ बाप कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मर गए हैं, उस बच्ची को थोड़ा लाड़ प्यार कर लो, तो बोलेंगे ठीक है। जाएंगे उसका बाल नोचेंगे, पीटेंगे पीटेंगे उसको, बोलेंगे ये इसी के लायक है। मतलब है क्या, दिमाग में गोबर भर दिया गया है ना। एक आप इस तरीके से भी इनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक बल का प्रयोग करना, है ना, गुंडागर्दी, हुड़दंगी, है ना। आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से किसका प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, जो बड़ा ही क्रूर होता है। सही मायनों में बड़ा ही क्रूर बल का प्रयोग ये लोग करते हैं। लेकिन ये इन सभी चीजों को वैध ठहराते हैं। ये भी सोचने की बात है कि अगर आप फांसीवादी से बात करेंगे तो वो बोलेगा कि जिस बल का मैं प्रयोग कर रहा हूं ये अवैध नहीं है, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, ये अवैध नहीं है, तुम एक उदारवादी हो इसीलिए तुम्हें अवैध लग रहा है, बल्कि मैं जो कर रहा हूं वो पूर्णतः क्या है, वैध है। तो अभी अब इसका ये मतलब नहीं है कि सड़क पे तुम्हें कोई गुंडा दिखे तो तुम लोग बोल दो फांसीवादी है, ऐसी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैं बस आपको सबसे पहले समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये विचारधारा बड़ी ही गड़बड़ विचारधारा है ना। ये सोच के चले जाइए कि आप जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो लोग इतिहास के बहुत बड़े दानव टाइप गिने जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो हिटलर और मुसोलिनी को बड़ा अच्छा मानता हो तो उसकी नज़र में वो देवता तुल्य है।
ठीक है। और बड़ी ही अजीब सी बात है, भारत का जो एक हमारा मध्यम वर्ग है, खासतौर पे ये शहरों में, और उसमें जो ज़्यादातर बच्चे कॉलेज पहुंचते हैं, उन कॉलेज पहुंचने वाले बच्चों में मैंने दो चीज़ें देखी हैं। या तो वो लोग हिटलर का क्या बोलते हैं, संघर्ष, मेरा संघर्ष, माइन काम्फ, वो खरीदते हैं खूब। ये था आदमी, इसने दुनिया को हिला दिया था, है ना। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ वो किताब बिकती है, और बहुत सारे यूपीएससी के अभ्यर्थी क्या करते हैं, उस किताब को पता नहीं क्या चस्का है, मतलब कायदे से उस किताब में 90% बातें झूठ हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हिटलर ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, उसने सिर्फ एक प्रोपोगंडा पीस जो है लिख के भेजा था, कि जेल में बैठा था, वो जेल में स्पीचेस देता था, एक जेल में बैठा हुआ आदमी का एक अजीब सा सोच, और वो हर चीज को बोलता था कि जर्मनी की समस्या सिर्फ एक है, सारी की सारी समस्याएं यहूदी हैं। ठीक है। फासिस्ट का आप समझिए क्यों मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग हिला होता है, मैं इसका कारण आपको देता हूँ। एक थोड़ा ये लोग बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, चलो बढ़िया शब्द का मानते हैं, ये लोग ना तर्क बुद्धि पे नहीं जाते हैं, इनका तर्क बुद्धि से एक प्रकार का अलगाव है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण है ना। भावनाएं, राष्ट्र, ये खूब लेके आते हैं, राष्ट्र, ठीक है, अतीत, हम इतिहास में ये थे, पूरे दुनिया पे हमारा राज था, हम ही सबसे ज्यादा प्योर हैं सबसे ज्यादा पवित्र हैं, इस तरह की बातें। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपना सिद्धांत लिख रहे हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में ही थे, जर्मन मूल के थे, और जर्मनी में वो विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी एक यहूदी परिवार में हुआ था, तो उन्होंने अपनी जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट्स दिए, टाइम इज रिलेटिव ये भी दिया, और ये सारी बातें फिजिक्स में वो कर रहे हैं। तो ये फासीवादी लोग उस टाइम पे बोला करते थे कि ये यहूदी जो है, ये दिमाग में भ्रम फैला रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और इस यहूदी वैज्ञानिक का खंडन किया जाना चाहिए। मतलब आइंस्टाइन पहले यहूदी हैं, बाद में वैज्ञानिक हैं। मोटी बात क्या है, पहले यहूदी हैं, बाद में वैज्ञानिक हैं। इनका तो ये भी मानना था कि विज्ञान को पढ़ने का और विज्ञान समझाने का एक जर्मन तरीका होता है, आपको वो जर्मन तरीके का ही पालन करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ कोई कुछ और बात कह रहा हो, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा तुरंत। मतलब जो हमारी बात नहीं मानता वो क्या है, देशद्रोही है। वो हमारे बारे में अगर नहीं बात कर रहा, हमारे हिसाब से नहीं सोच रहा है, अगर वो हमारे नेता के बारे में मान लीजिए बुराई कर रहा है, एडोल्फ हिटलर की बुराई कर रहा है, तो वो क्या है, सीधा देशद्रोही है। मतलब बिल्कुल भी लोकतांत्रिक जगहों को न रखना है, इस प्रकार से सोचना, ये फासीवादी चिंतन का एकदम, उसके एकदम केंद्र में होता है। तो इस प्रकार से आपको समझने का प्रयास करना है कि तर्क बुद्धि की कमी अक्सर इन लोगों में देखी जाती है। इस विचारधारा में इतना ही जान लीजिए, इतना ही नहीं है, ये विचारधारा बल्कि दावा करती है कि तर्क बुद्धि पर विश्वास करना गलत है। आपको किस पे विश्वास करना चाहिए, भावनाओं पर, हाँ, इच्छा शक्ति, अगर तुम चाह दो तो चांद खींच लोगे, ठीक है अगर तुम चाह दो तो ये सब काम तुम कर लोगे। इतना ही नहीं, इनका एक और मानना है कि कायदे से जो राष्ट्रीय समुदाय होता है उसमें एक प्राकृतिक एकता होती है। ठीक है, ये क्या तर्क लेके चलते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय समुदाय होगा, है जो ये राष्ट्रीय समुदाय है, इसमें क्या चीज मौजूद होती है, एक प्रकार की प्राकृतिक एकता। मतलब कि कायदे से इसे कहीं से भी पैदा करने की जरूरत नहीं है, ये है। ठीक है, इस मतलब आप लोग इसे किसी भी चीज से जोड़िएगा मत, है ना। केवल मैं मतलब आपको, क्योंकि देखो पढ़ाना तो यही है, अब इस प्रकार के लोग हर जगह मौजूद होते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को सबसे पहले व्यक्तिवादी नहीं बनना चाहिए। व्यक्तिवाद गया भाड़ में, सबसे पहले तुम क्या बनोगे, एक राष्ट्रीय समुदाय का भाग बनोगे। समझे, आपको क्या बनना है, सबसे पहले राष्ट्रीय समुदाय का भाग बनना है। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, आप सबसे पहले जर्मन हैं, ठीक है, सबसे पहले इटालियन हैं, उसके बाद ही आप हो गए ईसाई, उसके बाद ही आप होंगे किसी प्रांत के। सबसे पहले आप क्या हैं, जर्मन हैं, इटालियन हैं।
और अगर मान लीजिए आपके मन में सवाल आ जाए कि अरे मान लिया मैं जर्मन हूं लेकिन मेरा पेट थोड़ा सा भी ठीक नहीं है, मुझे खाने को नहीं मिल रहा, नहीं, गलत बात मत करो। ठीक है, ये तुम नहीं बोल सकते। जर्मन हो तो तुम्हें सब मिलेगा, उसके लिए संघर्ष करो, बाहर जाओ, मेहनत करो, जर्मनी को आगे बढ़ाओ, तभी तुम आगे बढ़ोगे। समझ पा रहे हो किस तरह मतलब ये इस तरह का सोच जो इन लोगों का चलता है। ये तो ये भी कहते थे कि क्रांति बकवास है। अभी अभी के लिए बता रहा हूं कि क्रांति क्या है, एक प्रकार का बकवास विचार है, कोई क्रांति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि अपने आप एक नई क्रांति की बात कर रहे हैं, फासिस्ट क्रांति। ठीक है, इसलिए इसमें एक थोड़ा सा पेंच भी है, पढ़ाते हुए ये सब बातें करने में खूब मजा आता है कि देखो कह क्या रहा है, कर क्या रहा है ना, थोड़ा सा उल्टा चीज है। इन्होंने ये भी कहा था 1789 की मृत्यु हो चुकी है। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? 1789 की मृत्यु हो चुकी है, इसका क्या अर्थ है? फ्रांस की क्रांति ना, तो फ्रांस की क्रांति के 3 प्रमुख बिंदु क्या थे? ध्यान दो, शॉर्ट में बताता हूं, LEF। बताओ इसका क्या मतलब था? एल से क्या होगा? आपने कौन सा मूल्य पढ़ा है? एल से लिबर्टी, मूल्य। तो आपका हो गया सबसे पहले स्वतंत्रता। ई से क्या पढ़ा है? इक्वालिटी, यानी कि हो गया समानता। और एफ से क्या पढ़ा है? फ्रेटर्निटी, यानी कि हो गया बंधुत्व। अब आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो कह रहे हैं राष्ट्रीय समुदाय, तो फिर ये कैसे मर गया? बंधुत्व का मतलब क्या होता है? आपसी भाईचारा। आपसी भाईचारा ही किसी समुदाय को जन्म देता है। तो नहीं 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 नहीं, इनका ये मतलब नहीं है कि सब बराबर हो जाएंगे ना। कुछ लोग पैदा ही हुए हैं दूसरों की बात मानने के लिए, कुछ लोग पैदा हुए हैं शासन करने के लिए, और जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो आपको करना है। इसका मतलब ये समानता के आधार पे बंधुत्व के विचार छोड़ दीजिए। 1789 की मृत्यु होना आवश्यक है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों का मानना है कि दरअसल फांसीवाद एक प्रकार से, ठीक है, इनका क्या तर्क चलेगा, फांसीवाद एक प्रकार से प्रबोधन का विरोध था। ठीक है, किसका विरोध था? ये प्रबोधन का विरोध था। मतलब समझ रहे हो, एनलाइटनमेंट का विरोध करना है। एनलाइटनमेंट, बुद्धिमता, ठीक है, ज्ञान परंपराएं जो नई नई विकसित हुई, इसका विरोध के रूप में फांसीवाद पैदा हुआ था। ठीक है, तो एक ये भी तरीका। आप लोगों ने तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है सौरभ सर से अभी, तो वो जब आपको बताएंगे ना तो वो और अच्छे से करेंगे। जैसे मान लीजिए जो जो हम वैल्यू समझते हैं, जैसे मान लो अगर मैं 1789 को आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो कौन कौन से वैल्यू इसमें आ जाएंगे? इसमें सबसे पहले वैल्यू आ जाएगा तर्क बुद्धि। ये आएगा कि नहीं आएगा? है ना। एक प्रकार आएगा इसमें प्रगति, है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आगे चलकर लोकतंत्र। इसका मतलब क्या हो गया? इन सबको क्या कर देना है? इनकी मृत्यु होना जरूरी है। और जानते हो इनकी जगह पे क्या आएगा? इनकी जगह पे सबसे पहले आएगा संघर्ष। एक फांसीवादी व्यक्ति कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटता है। संघर्ष करो, मेहनत करो, बाहर निकलो और कुछ बनाओ अपने जीवन का, देश को आगे बढ़ाओ, संकल्प लो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो मेरे बात को आप लोग, ये आपका कर्तव्य है कि पहले आपको अपने बारे में नहीं सोचना है। जाइए बाहर, मेहनत कीजिए, रिक्शा चलाइए, टीचरी कीजिए, आईएएस बनिए, देश के लिए सबसे पहले, है ना, संघर्ष करो। दूसरा चीज इसमें क्या बोलते हैं? नेतृत्व होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, एक नेता जो आपकी आवाज को आगे बढ़ाए। और वो नेता कैसा होगा? जो सब कुछ आपको दे रहा है, मतलब एकदम वही नेता है जो करेगा। ठीक है, अपना विश्वास किसी नेता में दे दो। इटली में जानते हो क्या नारा ये लोग बोलते थे? मुसोलिनी कभी गलत नहीं सोचता, मुसोलिनी कभी गलत नहीं हो सकता, मुसोलिनी जो कह रहा है वही सही होगा। इस बात को मानो, विश्वास करो, तर्क मत करो कि क्या पता मुसोलिनी अपने आप में इंसान है, गलत नहीं, वो बना है आपके ऊपर शासन करने के लिए। सत्ता, लोकतंत्र में हम बात करते हैं कि सत्ता सबके पास होनी चाहिए, है ना। यहां क्या करें? सत्ता हो एक के पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ही नहीं, हीरो, हीरो का विचार है इसमें। हीरो समझते हो? हीरो कौन होता है? नायक।
ठीक है, नायक, नायक नाम की एक चीज होगी, मतलब समाज में हीरो बनो, हैं, तुम्हें देख के लोग बोले कि या ये होता है जर्मन मैन, ये होती है जर्मन वुमन, है ना, एक मिसाल तुम्हें बन जाना है, अपने जीवन को एक मिसाल के रूप में बना देना है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब तो चल ही रहा है, संघर्ष, नेतृत्व, सत्ता, हीरो, नायक, एक मिसाल बनिए, है ना, कितना जोशीला है ना फासीवाद का विचार, है जोश से भरने वाला, लेकिन कायदे से खोखले हैं ये लोग, इसलिए इतना बड़ा बड़ा। सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध, युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, हाँ, कहते हैं युद्ध होना चाहिए। मुसोलिनी तो ये बोलता था कि जो महिलाओं के लिए मासिक धर्म होता है, जो उनकी पहचान करता है, पुरुष के लिए वही काम युद्ध करता है। वो पुरुष पुरुष ही नहीं है जो युद्ध में विश्वास ना करे। अब आप सोच के मुझे बताइए कैसा विचार लग रहा है आपको कि वो पुरुष पुरुष नहीं है जो युद्ध में विश्वास ना करे। रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, उठाओ अस्त्र, है ठीक है, जाओ फेंक दो भाला, ठीक है, टैंक खोल दो। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको छा जाना है, पूरी दुनिया को आपको बदल देना है फासीवादी विचारों के इर्द गिर्द, हैं। इसमें अगर आप कहेंगे ना तो एक विरोधी चरित्र भी है, ठीक है, एंटी चरित्र समझते हो, एंटी जिसको हम बोलते हैं ANTI, इसका एक अजीब सा विरोधी चरित्र है। अब पूछा जाए कि विरोधी चरित्र क्या है, तब आप देखते चलिए। नंबर 1, ये उदारवाद का विरोधी है, ठीक है, किसका विरोध करता है, उदारवाद का। ये समाजवाद का भी विरोधी है, खास तौर पे जो मार्क्सवादी समाजवाद है ये उसका क्या हो गया, विरोधी है। इसी प्रकार से ये साम्यवाद का विरोधी है, ये चिंतन का विरोधी है, देखते रहना। ये रूढ़िवाद या अनुदारवाद का भी क्या है, विरोधी है, ठीक है। कुछ हद तक ये आधुनिकता का भी विरोधी है, एक हद तक इसका भी विरोधी है। ये पूंजीवाद का भी विरोधी है, जिस प्रकार से पूंजीवाद चल रहा है ये क्या बोलते हैं, इसका भी विरोध करना जरूरी है, ठीक है। इतना ही नहीं, ये प्रगति के विचार का भी विरोधी है, ये आधुनिक नैतिकता के विचार का भी विरोधी है, ये समान भ्रातृत्व के विचार का भी विरोधी है। इसका मतलब ये हर चीज का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, ये नहीं होना, बराबर, ठीक है, इन सब चीजों का ये विरोधी है। इतना ही नहीं, इनका एक और मानना था कि इन सब की जगह आपके पास कैसा राज्य होना चाहिए, एक प्रकार का सर्व सत्तावादी राज्य होना चाहिए। अब देखो ध्यान रखना, सर्वसत्तावादी राज्य को सीधा तानाशाही राज्य मत मान लेना। एक ये बहुत बड़ी गलती मैंने देखा है लोगों को करते हुए। वो क्या करते हैं कि सर्वसत्तावादी राज्य को तानाशाही राज्य मान लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, तानाशाही राज्य की एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को समझिए। कोई भी तानाशाह कभी भी जनता को शासन की प्रक्रिया का भाग नहीं बनाता। अक्सर आप लोग जहां इसको पढ़ेंगे वहां आपको ऐसे ही बताया जाएगा कि सर्वसत्तावादी राज्य क्या होता है, तानाशाही राज्य होता है ना, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। तो बता देता हूं, इसे आप तानाशाही राज्य के समतुल्य न माने, है ना, ये मत मानिएगा। तानाशाही प्रवृत्तियां जरूर होंगी, इतना विरोधी है तो तानाशाही तो हो ही जाएगा। किस चीज का विरोध ये नहीं कर रहे हैं, सब हर चीज का विरोध तो ये लोग कर ही रहे हैं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है ना। तो तानाशाही प्रवृत्तियां तो हो ही जाएंगी, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। मान लीजिए अगर मैं यहां लिखता हूं तानाशाही, तो देखो तानाशाही में क्या होता है, सबसे पहला इसमें एक तानाशाह होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टायरेंट, है ना, ये होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि जो आम जनता है उसकी शासन में कोई भूमिका नहीं होती है ना, शासन में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी, ना ही इनका कोई खास स्थान होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ क्रूर दमन के आधार पर अपने शासन को
चलाता है। ठीक है, तानाशाही ऐसी होती है। तानाशाही में परम सत्तावाद निहित होता है। ठीक है, क्या निहित होगा? परम सत्तावाद निहित होगा कि तानाशाही सबसे ऊपर है। जैसे नेपोलियन क्या हो गया, नेपोलियन को आप तानाशाह बोल सकते हैं। पुराने जमाने के जो शासक हुआ करते थे उन्हें आप तानाशाह बोल सकते हैं। यहाँ तक कि भारत में भी जैसे मान लीजिए कि जो लोगों ने बहुत सारे लोगों का कत्लेआम करवाया, तैमूर लंग जो आया था, तैमूर लंग को आप क्या बोल सकते हैं? एक तानाशाह कह सकते हैं। लेकिन जब इसके आगे हम लिखते हैं ना सर्वसत्तावादी, तो अब देखिए इसको आप कैसे समझेंगे। इसमें तानाशाही प्रवृत्तियां हो सकती हैं, होंगी ही। ठीक है, तानाशाही प्रवृत्ति इसमें होगी, लेकिन सर्वसत्तावाद में जनता की एक विशेष भूमिका होती है। ठीक है, क्या होगा? जनता की एक विशेष भूमिका होती है, उसका विशेष स्थान है। इसमें प्रोपोगेंडा बहुत चलेगा, मिथ्या को बढ़ावा दिया जाएगा, और सत्ता का स्वरूप जो है वो करिश्माई हो जाता है। कैसा हो जाएगा? करिश्माई सत्ता का स्वरूप हो जाएगा, न कि तानाशाही सत्ता का स्वरूप होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कहें तो हिटलर और मुसोलिनी करते क्या थे? उनकी वीडियो, कभी हिटलर मुसोलिनी का वीडियो देखे हो? कितनी भीड़ होती है उसके सामने। चारों तरफ घेरे रहता है ना। इतना ही नहीं, कभी उसको ऐसे वीडियो में देखा है जब वो कहीं जा रहा है तो उसके आसपास जो लोग हैं ना एकदम ऐसे ऐसे खड़े हैं, हाथ हिलाते हुए, ऐसे करते हुए, फोटो खींचते हुए। ठीक है, इस तरह की चीज जो है उसके आसपास के लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो हर चीज जाके जनता में बोल रहा है, तुम सीधा मुझसे बात करो, मैं हूं तुम्हारा अधिनायक, है ना, मेरे से बात करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करने आया हूं। ठीक है, ये सोचना भूल जाओ कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं है। तुम मैं और तुम एक साथ, है ना, हमारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं, वो अपने आप को सबसे ऊपर दर्शाते हैं। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, जैसे ही तानाशाही प्रवृत्ति क्या होती है, तानाशाह में आप एक पद पर बैठते हैं ना, जब आप किसी सर्वसत्तावादी की बात करेंगे वो अपने आप के लिए नया पद पैदा करता है। ठीक है, वो अपने आप को सारे के सारे नियमों कानूनों से ऊपर मानता है। ठीक है, नियम और कानून से ऊपर मानेगा, और हो सकता है अपने लिए एक नया पद ही पैदा कर दे। जैसे जर्मनी में अगर आप उदाहरण लें तो हिटलर आए, जब हिटलर आते हैं तो वो क्या करता है? हिटलर आके शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है, दुसाध्य व्यक्ति की तरह सब कुछ अपने हाथ में करने लगता है। वो पहले क्या बनता है? चांसलर बनता है। बनता ही नहीं बनता है? चांसलर पद जर्मनी के उदार लोकतंत्र का एक पद था, वो उस पद को भी समाप्त कर देता है, बोलता है मैं आज से क्या हूं? फ्यूरर हूं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। चांसलर से क्या मैं हूं आज के टाइम पे? फ्यूरर हूं। अपने लिए एक नए पद का आविष्कार कर लेना, जो कहना कि सारी की सारी जर्मन आवाज इस पद में है और मैं आपका नायक हूं। और जाके प्रोपोगेंडा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से है, युद्ध हार रहे हैं, लेकिन गोएबल्स क्या कर रहा है? कल हमने इतने एलाइड को मार गिराया, कल हमने इतने एलाइड को मार गिराया, कल हमने इतने एलाइड को मार गिराया। आप एक मिथ्या फैला रहे हैं कि जर्मनी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमने जो विकास का मॉडल अपनाया है उससे सब विकास हो रहा है। अचानक से सरकारें जो हैं उत्सव मना रही हैं। जर्मनी में महंगाई की हालत खराब हो चुकी है। ठीक है, बुरी स्तर से लोग जो है गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं, मंदी का दौर चल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन उसी जर्मनी में सरकार आती है हिटलर की, और वो उत्सव मनाती है हर साल कि हमने बहुत कुछ किया है, इस साल हमने ये कर दिया है, उस साल हमने वो कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो अपने अंतिम दिन, मरने से पहले, तुम जानते हो उसने क्या ऑर्डर दिया था? मरने से पहले उसने क्या ऑर्डर दिया था? सोचो, एक आदमी अपनी आत्महत्या करने वाला है, एक ऐसा आदमी है जो क्या करने वाला है? आत्महत्या। और उसको पता है कि हम लोग युद्ध हार चुके हैं, तो कैसा ऑर्डर उसको देना चाहिए? युद्ध हार चुके हैं, ज्यादातर लोग जल के मर चुके हैं, ड्रेसडेन में इतने बम गिराए गए थे, एक ही मतलब 1 घंटे के अंतराल में इतने बम गिरे थे उस शहर पे। ड्रेसडेन एक शहर था जर्मनी में युद्ध के दौरान, जो लगता ही नहीं था कि युद्ध हो रहा है, क्योंकि वो सांस्कृतिक शहर था, वहां पे खूब पुरानी इमारतें थी, कल्चर था, तो सबको लगता था कि एलाइड पावर्स जो है यहाँ पे बम नहीं गिराएंगे। लेकिन जानते हो होता क्या है? कभी कभी आपको अगर जानवर से लड़ना हो तो जानवर बनना पड़ता है, एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी। इसी प्रकार का एक आदमी था इंग्लैंड का। ठीक है, वो उनकी एयरफोर्स का बड़ा स्तर का कमांडर था।
उसने बोला कि ये तुम लोग टैंक भेजते हो, सैनिक मरवाए जा रहे हो, हटाओ ये सब। हमारी एयरफोर्स जाएगी और ऐसा आतंक मचा के आएगी कि इन लोगों को भी लगे कि हम लोग भी इनकी तरह गिर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। उसका मानना था कि ये उड़ा देना चाहिए। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो ड्रेसडन पर बम गिरवाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, इतनी आलोचना हुई है उस व्यक्ति की कि जब ये लोग युद्ध जीत गए और सबको जब पद मिला और सम्मान दिया गया, उस आदमी को बुलाया तक नहीं गया था, क्योंकि उदारवादी लोकतंत्र कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता है। उस आदमी ने जानते हो क्या किया था? मेरे ख्याल से 2 घंटे के बीच में उसने 1700 से ज्यादा बम गिराए थे एक ही शहर पर। और जो लोग बचे उन्होंने फोटोज खींची हैं। लोग पैदल चल रहे हैं, बम गिरा है, आदमी खंबे पर ही चिपक गया आग से। ठीक है, लाशों का अंबार है उस शहर पर। अब गोएबल्स ने यहाँ क्या किया? गोएबल्स ने उन तस्वीरों को निकाला और बोला कि देखो, ये हमें कहते हैं जानवर, ये खुद क्या हैं। और वो खबरें छपी वॉल स्ट्रीट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, लंदन के बीबीसी पर आई। और उसके बाद गंभीर आलोचनाएं एलाइड पावर्स की होने लगी। लेकिन उस परिस्थिति के बाद भी जब बर्लिन में सोवियत सेना घुस चुकी है और ये आदमी अपने बंकर में बैठा हुआ है, ये अपना अंतिम आदेश देता है। और बड़ा अजीब सा आपको एक रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, 11 साल के, 12 साल के। उन बच्चों से ये हाथ मिला रहा है अपना ड्रेस पहने हुए, और उन बच्चों से हाथ मिलाते हुए बोल रहा है अंतिम सांस तक जाके लड़ो। छोटे बच्चे, तुम बोल पाओगे कभी किसी को? इतना सा बच्चा है, कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी मातृभूमि की लड़ाई है, अंतिम सांस तक जाके लड़ो। और उसी में आप पाते हैं कि हिटलर एक और चीज कहता है जिसे लोगों ने माना भी। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है एलाइड फोर्सेस को इसी बात से हुआ। जब आप अमेरिकी जनरल्स डगलस मैकार्थर, इन लोगों के बारे में, इनके बारे में लेखन पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कहा है युद्ध के बारे में, तो ये बताते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि जर्मनी को हराया कैसे जाए। कि सेना से तो लड़ ही रहे हैं, जितने सेना के लोग मर रहे हैं उसी समय आम जनता सेना के कपड़े पहन के आके फिर हमसे लड़ने लग रही है। कोई भी हिटलर की बात को अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार का विचारधारा आपको तानाशाही में नहीं मिलता, वहां ये नहीं होगा। यहां पे क्या है, आपने एक व्यक्ति को अपना हीरो और नायक मान लिया है, और जनता की बड़ी विशेष भूमिका होती है इस प्रकार के नायक के पीछे चल के आगे बढ़ने के लिए। तो फांसीवाद दरअसल ना इस प्रकार से विकसित होता है। समझ रहे हो कि फांसीवाद छोटा मोटा नहीं है, फांसीवाद अपने आप में बहुत बड़ा एक विचार के रूप में आता है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इसके विकास को हम कैसे समझें। मान लीजिए हमें इसके बारे में जानना हो, तो इसके विकास को हम कैसे समझें? 1919 से लेकर 1945 यही वो दौर रहा है जब अपने सबसे चरम स्वरूप में हमें फांसीवाद नजर आता है कि इस दौर में फांसियों ने काफी ज्यादा काम किया है। आज मैं ब्रेक देने के मूड में नहीं हूं। अरे कितना ही समय हुआ है, अभी तो 12 BC तो हुआ है। थक गए तुम लोग इतने में ही? हैं सुमित, क्या हुआ? क्या लिखवाए हैं? दिमाग थोड़ी चला है उसमें, हाथ चला है उसमें तो। ये बता, इन लोगों का अच्छा है भैया? हैं ये है क्या चीज? और क्या, शारीरिक श्रम किए हो कि मानसिक श्रम किए हो? मानसिक तो हम कर रहे थे। दोनों श्रम है झूठा। बस। हम्म। नहीं, वो, चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, सिर्फ 2 मिनट का। ये देखो प्रतीक सिंह कह रहे हैं दोनों, हम भी दोनों लिए हैं। हाँ बढ़िया है तुम लोगों का, आलसी सब एक नंबर के। सर आप जो पढ़ाते हैं टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ ऐसा होता है क्या? हाँ, अरे तो जोश में पढ़ाने का मतलब है एकदम मन से पढ़ाओ, वरना मत पढ़ाओ, छोड़ दो। जोश पैदा करो, नायक बनो, फांसीवादी। अरे इनसे अच्छा तो क्या ही पढ़ाएंगे, फांसीवाद तो सबसे अच्छा टॉपिक है। और आकाश, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक
15-20 मिनट और पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी हमको 1 घंटा चाहिए होगा ना। सोचो, हम तो खाना भी नहीं आज दिन का खा पाएंगे। 1:45 मान लो यहाँ से निकले, 1:45 वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से 1:45 से लेके शाम के उसको पढ़ाना, फिर वापस आना है।
चलिए जी, हैं शुरू किया जाए। चलो, ये क्या है भाई, क्या क्या बुद्धि लोग लगा लेता है। हाँ एकदम। हम तो आज एकदम उठे, उसके बाद मैंने कहा यार चलो पढ़ाते हैं, फांसी वाला शुरू कर देना है तो चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसका ये वाला टॉपिक भी आज ही करके हम लोग जाते हैं, ठीक है, इसको भी आज ही करा दूंगा। तो पहला चीज़ जो दिमाग में रखना है वो ये है कि यूरोप में इस दौरान हमने सबसे पहली चीज़ जो देखी वो था लोकतंत्र का विफल होना। ठीक है, मान लीजिए आप अगर देखें कि ये चल क्या रहा है, विकास कैसे हुआ है ना, तो सबसे पहला चीज हमें क्या पता लगता है, लोकतंत्र का विफल होना। मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र ने वायदे किए थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, है ना, वो नहीं था। दरअसल लोकतंत्र में हमें दिखा कि बहुत ज्यादा जिसे हम बोलते हैं गठबंधन, है ना, ये सब बनने लगा। ठीक है, दलीय राजनीति ने समाज को बांटने का काम किया। जो मांगे थी वो एकदम नाश हो गई, मांगे पूरी नहीं हो पाई, है ना। तो एक प्रकार की जिसे हम बोलते हैं ना, एक असफल प्रवृत्ति रही लोकतंत्र की, और जनता में इसके कारणवश बहुत ज्यादा निराशा पैदा हुई। ये निराशा के ऊपर किसने खेल खेला, फांसीवादियों ने खेल खेला। ध्यातव्य, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी निराशा के ऊपर मार्क्सवादी भी अपना एक राजनीति कर रहे हैं, उनकी भी गोलबंदी चल रही है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र कभी आपके लिए सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र कितना भी अच्छा हो जाए या घुमा फिरा के आपको जान से मार ही देगा, है ना, क्योंकि ये पूंजीवादी है। ठीक है, तो एक तो ये रहा। दूसरा चीज जो हमें नजर आता है वो था औद्योगिकरण का अनुभव। एक इसको भी आप बहुत बड़ा कारण मानिएगा। ठीक है, जो औद्योगिकरण का जो अनुभव रहा, इससे भी एक समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, इससे एक समस्या उत्पन्न हुई। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि औद्योगिकरण का क्या अनुभव रहा, उससे क्या समस्या उत्पन्न हुई होगी, तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं। नहीं, ये आप अंतर्राष्ट्रीय सोच रहे हैं। आप सोचिए, अब जर्मनी तो एक यूरोपियन देश हुआ, इटली भी यूरोपियन देश हुआ, तो औद्योगिकरण ने वहां पे क्या किया होगा कि एक निराशा फैल रही है। रोजगार में क्या, श्रमिकों का। देखो, औद्योगिकरण ने कई सारे काम किए। सबसे पहला तो हुआ कि जाहिर सी बात है, जो हमारा श्रमिक है, इस श्रमिक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, पहला चीज क्या है, इसकी स्थिति में गिरावट हुई। लेकिन इतना ही नहीं, जो हमारे ये लघु स्तर के उद्गम थे, समझते हो इसको, छोटे छोटे, है ना, बड़े लघु स्तर के जो लोग अपना रोजगार दुकान चलाते थे, है ना, उन लोगों की स्थिति भी ऐसे ही गड़बड़ाई है, उद्गम वाले लोग। इतना ही नहीं, किसानों की स्थिति भी इसी प्रकार से गड़बड़ हुई इसी समय पर, है। निराशा का माहौल फैल रहा है। जन आंदोलन कब बनता है, किसी बड़ी मांग पर बनता है ना, तो एक बहुत बड़ा निराशा का माहौल फैल रहा है। इतना ही नहीं, आप लोगों ने सुना होगा जो शिल्पकार होते हैं, शिल्पकार समझते हो ना, या ऐसे तमाम लोग जो कला से संबंधित हैं, इनके में भी आप पाएंगे कि पूरा का पूरा इनका पतन हो रहा है। जानते हो, हिटलर भी पेंटिंग करता था, पता है? कलाकार ही था वो, ऐसा कलाकार निकला कि दुनिया बदल दिया, है ना। तो इस तरीके से ये रहा। इतना ही नहीं, तीसरा चीज जो इसी दौर में रहा है, देखो ध्यान देना, दौर बड़ा कमाल का है, 19 से 45 के बीच का दौर। तीसरा चीज जो हमें पता लगता है वो है रूस की क्रांति। ये भी तो इसी दौरान हुई है, रूस की क्रांति। तो एक और चीज समझ में आती है कि यूरोप के लगभग सभी देशों में जो संपत्ति धारक थे, जितने ये संपत्ति धारक थे, इनके मन में एक भय था। भय किसका था, साम्यवाद का, है ना। तो इनका भी था कि यार कोई एक जगह मिलनी चाहिए कि साम्यवाद दरअसल हमको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत न दे, हैं। इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं कि बेरोजगारी फैल रही है,
ठीक है, क्या फैल रही है? बेरोजगारी फैल रही है। जब हम देखते हैं कि निराशा फैल रही है ना, ऐसे में जो लोकतंत्र का ढांचा था, लोकतंत्र बड़ा ही अस्थिर नजर आने लगा। मतलब आप अगर देखेंगे तो कभी जाके यूट्यूब पे खोजना रैली खोजना 1919 से 45 के बीच में जर्मनी में या इटली में, तो आपको पता लगेगा ले दे दनादन रैली हो रही है। पूरा का पूरा आंदोलन का माहौल छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कल आंदोलन होगा जर्मनी में कि परसों आंदोलन होगा। एक ये भी रहा। इतना ही नहीं, इसमें एक और चीज दिखती है कि इसी दौरान जितने भी ये राजनीतिक रूप से अतिवादी थे, ठीक है, जो लोग राजनीतिक रूप से क्या थे? अतिवादी थे, है ना, जिनका अतिवाद में विश्वास था, ये बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि हत्याएं हो रही हैं, असैसिनेशन जिसको समझते हैं ना हम लोग, हत्याएं की जा रही हैं। ये सारे के सारे मुद्दे इसी टाइम पर विकसित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम क्या था बताओ? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। नहीं सुने हो? वर्साइल्स की संधि, है ना, TOV मान लो शॉर्ट फॉर्म में। इसको लेके आम सहमति कई सारे देशों के बीच में नहीं थी। जर्मनी में तो बिल्कुल नहीं थी, इटली में भी बिल्कुल भी नहीं थी, है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कारण आप इसमें गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था, ठीक है, कौन सा कारण था? मनोवैज्ञानिक कारण। जैसे एक बहुत कमाल के व्यक्ति रहे हैं एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम बताते हैं कि भाई साहब, आपका जो औद्योगिक समाज होता है ना, ये आपको मनोवैज्ञानिक रूप से अकेला भी कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि उदारवाद बोलता क्या है? उदारवाद कहता है स्वतंत्रता आपको मिल रही है। बोलता है कि नहीं बोलता है? अब आप स्वतंत्र हैं, आप अपना जीवन अब खुद बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बोलता है कि नहीं बोलता है? लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? अगर आप बड़ा गौर करेंगे, जैसे ही आपके जीवन में असफलता आएगी, क्योंकि उसका आना निश्चित है, उसका आना निश्चित है, तो यही स्वतंत्रता, यही व्यक्ति होने की अवधारणा आपको बना देती है अकेला, ठीक है। ये लेके आती है भय, डर, है ना, ये होता है कि नहीं होता है? ऐसे में आप एक नई पहचान आधारित जुड़ाव को खोजते हैं कि आप किसी बड़ी चीज से जुड़े हुए हों। फासीवादी यही तो वादा कर रहे थे ना। तो एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इसके विकास को देखें तो विकास का समय रहा है युद्ध के बीच का समय है। और उस दौरान जो पूंजीवाद की विफलता रही, जो लोकतंत्र की विफलता रही, जो प्रगति की अवधारणा की विफलता रही, रूस की क्रांति का भय रहा। ध्यान रखना, साम्यवाद का भय था तो इन लोगों ने किसको पैसा देना शुरू किया? जो लोग साम्यवादी विचारधारा के पक्ष में नहीं थे। वो कौन थे? उदारवादी भी नहीं रहे, उदारवाद खुद ही विफल हो रहा है, तो कौन बीच में निकल के आता है? फासीवादी निकल के आते हैं कि इन्होंने खूब, हिटलर की पार्टी को पैसे पे पैसा पहुंच रहा है, तुम नेता हो, तुम ही नायक हो जो हमको आगे बढ़ाएंगे। तो एक प्रकार से जितने भी बाकी विचारधाराओं की विफलता रही है ना, हिटलर का तंत्र उसी चीज के सामने आके, या फासीवादी उसी चीज के सामने आके एक जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ये भी बिंदु आपको अपने दिमाग में रखना है? भय देखो, ये वाला ना, भय ये था कि जिस तरह रूस में क्रांति हुई, अगर ऐसी ही क्रांति जर्मनी या इटली में हो गई तो बेटा हमारी सारी संपत्तियां हमारे हाथ से गई हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो इसके पक्ष में नहीं। इतना ही नहीं, याद रखना, क्रांति हो चुकी है, लेकिन उसी समय यहां पर एक और विचार चल रहा है, विकासात्मक समाजवाद का। एडवर्ड बर्नस्टीन जैसे लोग भी लिख रहे हैं, लिख रहे कि नहीं लिख रहे हैं? तो रूस की क्रांति तो हो ही रखी है, लेकिन वही समय है जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सामाजिक लोकतंत्र वाली पार्टियां भी मजबूत हो रही हैं, जो कह रही हैं कि लंबे समय पर हम अपने आप समाजवाद को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में ये लोग आते हैं और बात करते हैं, जैसे हिटलर खासतौर पे कहता है कि मैं राष्ट्रवादी समाजवादी हूं। हमारा समाजवाद बाद में है, पहले क्या है? राष्ट्र है। तो जो ये संपत्ति धारक थे, इन्होंने ये सोचा कि देखो, एक तरफ है सोशल डेमोक्रेट, समाजवादी लोकतंत्र के लोग, ये भी हमारी संपत्तियों के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे, सरकारी नियंत्रण ले आएंगे। एक तरफ है खोर स्टालिनवादी,
ये तो हमको जान से ही मार देंगे अगर इनके साथ नहीं गए तो। बचा कौन? रूढ़िवादी जो है वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनके पास सत्ता तो जाने से रही है। बचा कौन? जिसके पीछे श्रमिक भी दौड़ रहा है, जिसके पीछे लघु स्तर के उद्गम वाले भी दौड़ रहे हैं, किसान भी उसको अपना नायक मान रहा है, शिल्पकार और कलाकार भी उसको अपना नायक मान रहे हैं, एक मध्यम वर्ग भी इसके पीछे दौड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर इनमें चुनना हो तो सबसे अच्छा विकल्प कौन होगा? फांसीवादी ही होगा। बावजूद इसके फांसीवाद हमेशा ही बोलते थे उदारवाद पूंजीवाद के अनुसार चलता है, फांसीवाद पूंजीवाद को अपने अनुसार चलाता है। ठीक है, इस तरह का पूरा का पूरा एक तर्क चलता था, है ना। अब अगर मान लीजिए आपको एक और चीज आज ही करा दूं फिर, है ना, एक और चीज कर लेते हैं, बस जान लो, वो भी जानना चाहिए। अरे एक चीज और देखो, जितना हो जाए उतना अच्छा ना, कम से कम फांसीवाद क्या है एक ही क्लास में पता लग गया तो अच्छी बात है ना। अगर आपको इसके केंद्र बिंदुओं को पकड़ना है, ठीक है, इसके केंद्र बिंदुओं को पकड़ना है तो कायदे से आप 5 प्रमुख केंद्र बिंदुओं को पकड़िएगा। सारा कहानी इन्हीं 5 बिंदुओं में होगा। सबसे पहला, फांसीवाद तर्क विरोधी है, तर्क या बुद्धिमत्ता का विरोधी है। ठीक है, ये इसका विरोध करता है, ये आपको पहला समझना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भावनाओं को ज्यादा तवज्जो देगा। विल, इच्छा शक्ति, ठीक है, आप चाहें तो इच्छा शक्ति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये पहला बिंदु आपको दिमाग में हमेशा रखना है। दूसरा चीज जो आपको दिमाग में रखना है जिसके केंद्र में है, वो है संघर्ष का विचार। ठीक है, किसका विचार? संघर्ष का विचार। तुम्हें कुछ भी अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं होता है। संघर्ष करो, मेहनत करो, वर्जिश करनी पड़ेगी, तब तुमको प्राप्त होगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास अधिकार है स्वतंत्रता का, इन्होंने कहा तुम्हारे पास अधिकार है मेहनत करने का। थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, लेकिन यही इनका तर्क था। इतना ही नहीं, जो तीसरा चीज इनके केंद्र में चलता है वो कहलाता है एक नेतृत्व का विचार प्लस अभिजनवाद। ठीक है, क्या चलेगा? अभिजनवाद। परंतु ये लोग कुलीन तंत्र के पक्ष में नहीं है। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि किसी राजा को आके सर पे बिठा लो, नहीं। समाज में एक अभिजन होता है, उसे शासन करना चाहिए। समाज में एक व्यक्ति होता है जिसके पास ये इच्छा शक्ति है कि वो नायक बने, उसे ही शासन करना चाहिए। और समाज में ज्यादातर लोग शासन करने के लायक होते नहीं हैं। हिटलर ने यह भी कहा था कि मैंने जर्मनी को निराश नहीं किया, जर्मन ने मुझको निराश कर दिया। ये लोग लड़े नहीं जिस तरह से इन लोगों को लड़ना चाहिए था। ऐसे पागल टेढ़ बुद्धि के लोग जो हैं ये कहलाते हैं इस तरह। ठीक है, इतना ही नहीं, इनके केंद्र में जो अगला विचार आपको ध्यान रखना है वो है स से समाजवाद। यानी ये लोग भी उसी प्रकार से चलेंगे, सामुदायिक नियंत्रण की बात करेंगे, सब पे बारे में होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, समाजवाद आएगा एक प्रकार से, सबसे पहले राष्ट्रवाद, सबसे पहले समुदाय, इसके बाद ही आर्थिक समाजवाद। ठीक है, ये इनका एक और कोर बिंदु होता है? लेकिन हमने एक और चीज पाई है, जितने ये समाजवादी या वाम वाले फांसीवादी थे ना, सबसे पहले इन्हीं को मरवाया गया। ठीक है, तो रोहन नाम के, अर्न्स्ट रोहन नाम के आदमी थे, उसे हिटलर ने खुद ही बोला कि इसको पकड़ो, और उसके बारे में वो शायद वो व्यक्ति समलैंगिक था, तो उसको उसी पे बदनाम करके कि ये तो पुरुष ही नहीं है, उसको जेल में भिजवाए, बंदूक दिए, बोले खुद को मरवा दो, वही अच्छा रहेगा, वरना मैं तुमको आके मार दूंगा। तो जितने ये समाजवादी चिल्लाते हैं, आप ऐसे भी कुछ मार्क्सवादियों का मानना है कि समाजवाद के नाम पे ये लोग दरअसल पूंजी का ही समर्थन कर रहे थे। ये जो निराशा पैदा हुई ना, इस निराशा का असली कारण क्या था? पूंजीवादी लोकतंत्र। तो फांसीवाद ने पूंजीवादी लोकतंत्र को बचा लिया। इतना ही नहीं, इनका एक और विचार है, वो कहलाता है, आप उसे ऐसे लिखिए, अल्ट्रा राष्ट्रवाद। अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अति, अति के स्तर पर अधिक राष्ट्रवाद। इसका मतलब समझते हो क्या है?
राष्ट्रवाद केवल जर्मनी या इटली तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे विश्व पर तुमको कब्जा करना है। युद्ध करो, विश्व जीतो, सारा का सारा संसार को बदल डालो। ये है फासीवाद का लब्बो-लुबाब, ये इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का रहता है 1 घंटा और समझना और ले दे के 1 घंटा लिखना, है ना। तो अब आप लोग मुझसे कब मिलेंगे? बुधवार को मिलोगे ना? अच्छा, तो अच्छा बुधवार को मिलोगे, तो फिर एक काम करते हैं, फिर मैं आपको ये लिख के पहले ही दे देता हूँ, फासीवाद तुम लोग पहुंच जाए तो। और एक और चीज, मुझे एक बड़ा अच्छा क्या चाहते हो, मैं लिख के समरी दूं, या मुझे एक बहुत अच्छा हिंदी का एक चैप्टर मिल गया है जो मेरे ख्याल से मेरे क्लास नोट से अगर जोड़ दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, वो चैप्टर दे दूं या अपने हिसाब से लिख के दे दूं? चैप्टर चाहिए, एक अच्छा चैप्टर, मतलब मैंने उसको पूरा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, खराब नहीं है, ये ठीक है, पर वही ये थोड़ी मेहनत पड़ जाएगी तुम लोग की एक्स्ट्रा। चलो हम इस पे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है फासीवाद। फासीवाद को इस तरीके से पढ़ना होता है। अब आपके सवाल कहाँ कहाँ आते हैं? आपका सवाल इसमें से एक आता है, इस पे मैं लिखवाऊंगा। सवाल इसमें आता है। नव फासीवाद पर अभी तक बहुत अच्छे सवाल नहीं आए हैं। सवाल इस पे भी आता है कि फासीवाद कैसे विरोधी है सबका, ये वाला, इस पे भी सवाल आता है, तो हमें ये भी खोजना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर